बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। भारत के माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती सुनेत्रताई पवार जी, तिलक स्वराज स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित तिलक और इस ट्रस्ट के अन्य सदस्यगण, मंच पर आसीन सभी महानुभावगण और इस सभा में उपस्थित गणमान्य देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा अभिवादन। मैं इस मंच पर यहाँ पर आकर अपने को एक बड़ी ही असमंजस की स्थिति में समझता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय गृह मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री का, सभी लोगों का जिन्होंने मेरे बारे में कहा। सत्य क्या है ये तो शायद मुझे भी नहीं मालूम पूरा। मेरे बारे में आप ऐसी धारणा रखते हैं, मैं इसके लिए आपको नमन करता हूँ। मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं आप लोगों को धन्यवाद दे सकूं। साथियों, आज एक विशेष दिन है। यह विशेष दिन है हमारे राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम के प्रेषक, स्वतंत्रता संग्राम के एक अद्भुत सेनानी, फिलोसोफर, मार्गदर्शक, उनकी 106वीं पुण्यतिथि का। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज पुणे में, जो उनकी कर्मभूमि थी, और आप सब लोगों को जो पुणे के निवासी हैं, उनके साथ मिलकर उनको अपने श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूँ। मैं दिवंगत आत्मा को नमन करता हूँ और उनकी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज का दिन ये भी दिन है कि जब हमें स्वयं को फिर सोचने की आवश्यकता है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस पर बल भी दिया कि उनकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। आज भी जो उन्होंने कहा था, एक बार हर भारतीय को, विशेषकर हमारे युवाओं को, ये सोचने की आवश्यकता है कि जिस मार्ग पर जो भारत की उनकी परिकल्पना थी वो क्या थी और क्या भाव था राष्ट्र निर्माण का। मैं इस पुरस्कार के लिए बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं तिलक स्वराज संघ, लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट को, और मैं इसे विनम्रता से स्वीकार करता हूं। मैं गौरवान्वित भी हूं और नतमस्तक भी। लोकमान्य तिलक जी के जीवन को समझना, उनकी गहराइयों को देखना, उसके लिए उस समय के काल, उस समय के मजबूरियां, उस समय की दयनीयता को शायद हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर पाते। विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है, वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है। स्वतंत्रता ये नहीं थी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमें इसका नेतृत्व दिया, लोकमान्य तिलक उसके सिरमौर थे। उसके, उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो समय था,
उस वक्त तक वो आवाज उठाने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं थी। लोगों में एक त्रासदी थी, एक पीड़ा थी, एक वेदना थी, एक करा रहा था समाज। लेकिन जो चाहते भी थे कुछ बोलना, वो यही कहते थे कि हम किसी तरह से कोई रास्ता निकालें, बातचीत करके, इनके कुछ संयम का प्रयोग करके, लेकिन वो कठिन रास्ता मुकाबला करके और इसको जीत के ले, ये शायद ये इसका नेतृत्व और इसका भाव उन्होंने ही देश को दिया। दास्ता की बेड़ियों को उन्होंने झंझोड़ने के लिए देश के युवकों और देश की जनता में एक नई चेतना और पौरुष का प्रादुर्भाव किया। अब चाहे उनका त्याग और उनकी सेवा, चाहे महाराष्ट्र का प्लेग हो जिसमें उनके अपने पुत्र 21 वर्षीय विश्वनाथ को भी अपने प्राण देने पड़े, लेकिन उसके बाद भी वह पुणे छोड़ के नहीं गए। यहाँ पर लोगों को यातना थी, उन्होंने सोचा ये मेरा कर्तव्य भी है, वो समाज सेवी भी थे। और ये पुणे तो एक धरती, इसके अंदर में ये वीरों की धरती भी है। यहाँ पर छत्रपति महाराज, शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव, मालाजी मासुरे, मोरारजी भाई देशपांडे जैसे कई वीर योद्धाओं ने अपनी वीरता का वो उदाहरण और वो मापदंड रखे हैं जो इतिहास में एक अद्वितीय है। और उसके साथ साथ ही यह एक विचारकों की, समाज सुधारकों की भी धरती रही है। यहाँ पर महर्षि करमरी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल गणेश आगरकर, सेनापति बापट आदि जो हैं वो सभी हमारी श्रद्धा के पात्र हैं। और इसके पीछे यदि आप देखें तो इन दोनों धाराओं की जो उत्पत्ति, जो उद्गम है, वो थी भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास उन लोगों का, और उस पर उनका एक पूर्ण वो चाहे योद्धा थे तब भी उनको अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने संस्कार, अपने उसका बहुत बड़ा मान भी था और ज्ञान भी था। लोकमान्य तिलक जी के बारे में अगर हम देखें तो वो इन तीनों धाराओं का सम्मिश्रण करते हैं। उनमें शौर्य और दृढ़ संकल्प भी था, वीरता और शौर्य का वो तंत्र उसमें समाहित था, जिसमें वो अंग्रेज सरकार को चुनौती देते थे और कहते थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे उनको मान ले कि जेल जाना पड़े, चाहे उन्हें यातनाएं सहनी पड़े, लेकिन उन्होंने उनसे कहा भी गया कि आप अपना वो सॉफ्ट करें तो हम आपकी उनको कम कर सकते हैं, शायद मांडे नहीं जाना पड़ेगा, देश निकालना नहीं होगा, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। और उसी के साथ साथ वो समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज की सेवा की, चाहे वो प्लेग था, चाहे बीमारी थी, चाहे लोगों में यातनाएं थी। और इसके साथ साथ ही वो एक विचारक, चिंतक और धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने जो गीता का वो लिखा, तो उनकी विशेषता ये है कि वो इन तीनों धाराओं का एक सम्मिश्रण थे, एक त्रिवेणी थी, जिसके अंदर में ये तीनों धाराएं प्रबल थी और हर एक अपने रूप में एक उसका कोई हमें दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। गृहमंत्री जी ने कहा कि उनकी पुस्तक फिर से हम लोग पढ़ें, जो उन्होंने गीता का सार अपने उसके अंदर में लिखा है, जो वो है वो पढ़ने लायक है, जीवन को एक नई दिशा देता है। पुणे से एक छोटा सा संबंध मेरा भी है। आज से लगभग 76 वर्ष पूर्व मैं इस शहर में आया था, जब मेरे पिता आर्मी में यहाँ पर पोस्टेड थे। शायद इस सभागार में बहुत कम लोग होंगे जो उससे पहले, कुछ ही लोग होंगे जो उससे पहले पुणे में आए होंगे जब मैं आया, और मैंने अपना स्कूल की पढ़ाई यहीं से शुरू की। मैं लगभग 1.25 साल 1.5 साल यहाँ रहे, उसके बाद मेरे पिताजी की ट्रांसफर दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर्स में हो गई, लेकिन मैं यहाँ पर रहा वो 1-1.5 साल। बहुत सारी चीजें तो मैं भूल गया, लेकिन 2 चीजें मुझे याद है।
एक तो है हर मंगलवार को मेरी माँ का मुझे लेके चतुर्सिंगी देवी के मंदिर में जाना। वो हमारे यहाँ एक तरह की बड़ी मोटी सी रोटी बनाते, उसको रोट कहते हैं, उसको काटते थे, मीठी होती थी उसके अंदर में, उसका भोग चढ़ाते थे और कुछ और चीज़ों का भोग चढ़ाते, जो घर में आके हम लोग खाते थे तो हमें अच्छा लगता था। उनकी बड़ी आस्था थी। और दूसरी थी कि हमारे स्कूल में एक परंपरा थी कि प्रार्थना के बाद में एक असेंबली होती थी जिसमें कोई वरिष्ठ टीचर कुछ व्याख्यान देते थे 10-15 मिनट के लिए, किसी मोरालिटी के इशू पर, किसी महापुरुष के जीवन पर, विद्यार्थियों के कर्तव्य के, कुछ भी अच्छी बातों पर। हमारे हिंदी के एक बहुत ही अच्छे वो थे, बहुत अच्छे वक्ता भी थे, उन्होंने लोकमान्य तिलक के जीवन पर एक व्याख्यान दिया था और उसके बाद में पूना के अंदर में उनका बारे में मुझे पता लगा। तो मेरा पहला जो एक्सपोजर हुआ लोकमान्य तिलक जी के जीवन के बारे में 5 साल की उम्र स्कूल में हुआ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 76 ईयर्स के बाद मैं फिर इसी पूना की धरती पर किसी दिन उनकी स्मृति में बनाए हुए पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। ये मेरा सौभाग्य भी है। साथियों, उनके योगदान को समझने के लिए हमें टाइम क्लॉक में पीछे जाना पड़ेगा। कैसा समय था, हल्की हल्की, अब कहते बड़ी प्रॉब्लम्स थी, शायद ये नहीं था। आजकल के लोग जो अपने राइट्स की बात करते हैं उनको ये नहीं पता कि इन राइट्स को अगर हम मिसयूज करेंगे तो शायद जिन लोगों ने इन राइट्स के लिए अपना इतना सर्वस्व त्याग किया उनकी आत्मा को कितना कष्ट पहुंचेगा। हिंदी में पहला गद्य साहित्य में एक नाटक लिखा गया, उसका नाम था भारत दुर्दशा। 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने हिंदी में गद्य लिखने की परंपरा शुरू की थी, उससे पहले पोइट्री थी, कविताएं लिखी जाती थी, साहित्य के अंदर में गद्य लिखने का वो नहीं था। 1-2 पहले प्रयास हुए थे लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। उसको यदि आप पढ़ें, उसमें उन्होंने एक चित्रण किया है कि भारत की क्या अवस्था थी, कितनी यातना थी, कितनी वेदना थी, कितना अत्याचार था, और उसके बाद भी किसी में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। उस अत्याचार में अंग्रेजों का वो तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा देश के भी एक वर्ग था जो शायद इस बात को नहीं समझता था कि देश की स्वतंत्रता और उसके लिए वो अपने निज स्वार्थों के लिए उसका अपोजिशन करते हैं या उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चाहे वो छोटे जमींदारी थी या रजवाड़े थे, ये थे, उन इलाकों में तो और भी अधिक वो था। भारत की उस दुर्दशा के काल में देश के विभिन्न भागों में एक वो शुरू हुई, लेकिन एक सबसे बड़ी जो प्रारंभ हुई एक स्ट्रीम वो महाराष्ट्र में थी, और जिसका नेतृत्व जो है वो लोकमान्य तिलक जी ने किया। उन्होंने केवल ये नारा नहीं दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये उनका सिंहनाद था। ये एक नए इतिहास की रचना का एक बड़ा विजन था, और इसमें महत्वपूर्ण स्पष्ट ये तो था ही कि मैं स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे बड़ा जो वाक्य जो क्लॉज था वो ये था, और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये धारणा जो थी उनकी, ये विश्वास जो था उनका, और ये मनोबल जो था उनका, वो चाहते थे कि देश के हर नागरिक का
ऐसा ही मनोबल बने कि मैं इसे लेकर ही रहूंगा। हमें बताया गया है कि आज भी वो बहुत प्रासंगिक हैं। यदि अगर वो आज होते तो क्या कहते, तो हमें क्या नया स्लोगन देते, एक नया युद्ध घोष देते, तो शायद वो कहते कि भारत को सशक्त और विकसित बनाना मेरा जन्म सिद्ध कर्तव्य है और मैं इसे करके ही रहूंगा। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर वो कि अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा। मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। बहुत बड़ी बात कही गई थी कि वो लोकमान्य तिलक जी का ये विचार था कि जब तक जनता के अंदर में वो विचार नहीं आए, वो सेंटिमेंट क्रिएट नहीं होगा, राष्ट्र भाव का सेंटिमेंट क्रिएट नहीं होगा, जहां पर आप अपनी सभी इच्छाओं को गौण करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझें, तब तक राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र का विकास और राष्ट्र की सुरक्षा संभव नहीं होगी। देखिए, हम लोग स्ट्रैटेजी में लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो काफी कंफ्यूजन होता है। कई रास्ते दिखाई देते हैं, कौन सा सही है एक भ्रम की दशा में होती है। तो उसे हम कहते हैं वेड एनालिसिस, कि जीवन के अंदर में अपेक्षाएं, आशाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं तो सभी की होती है और हम सभी इंसान हैं तो सभी तरह की होती है। लेकिन हम वेड एनालिसिस करते हैं, वाइटल क्या है, एसेंशियल क्या है, डिजायरेबल क्या है। और यदि राष्ट्र सेवा हमारे लिए वाइटल है, अगर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना हमारे लिए वाइटल है, तो उसके सामने सारी इच्छाएं जो हैं वो गौण हो जाती हैं। एसेंशियल और डिजायरेबल वो होती हैं, वो गलत नहीं होती, शायद उसका कुछ लेजिटिमेट वो भी हो, परंतु क्योंकि वह नेशनल इंटरेस्ट के आड़े आती हैं तो हम उस किसी राह में नहीं जाएंगे जो कि हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता है, चाहे मेरा उसमें निजी फायदा हो, चाहे उसमें मेरे वर्ग का, मेरी गांव का, मेरे जाति का कुछ भी हो, लेकिन अगर वो राष्ट्र हित में नहीं है तो वो मेरे हित में नहीं है। आज अगर हम लोकमान्य तिलक जी के इस पुण्यतिथि के अवसर पर एक नया संकल्प ने, एक नए भारत को बनाने के लिए, इसे शक्तिशाली करने के लिए, तो हमारे लिए शायद ये हम एक नए इतिहास का निर्माण करें। भारत अभी वहां नहीं पहुंचा है जहां उसे होना चाहिए। ऐसा लगता है कि शायद हम स्वतंत्र हैं तो हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए, एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर उसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें तो उतनी दूर भी नहीं है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय सभी लोग इतने एकजुट होकर काम करें। मुझे तो गृह मंत्री जी के साथ काफी क्लोजली काम करने का सौभाग्य मिला है। मैंने उनकी देश हित के प्रति जो कमिटमेंट देखी है, उनका जो विश्वास देखा है और उनकी जो दृढ़ता देखी है और क्लियर विजन, और कभी किसी असमंजस उनको नहीं होता।
वो बड़ी श्रद्धा के पात्र है। मैं कहता हूँ उन्होंने हम तो हमारा तो एक लिमिटेड काम होता है, लेकिन जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए किया है, ये शायद इस देश को बहुत आगे बढ़ाएगा। हमें उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़े हिंदी के कवि थे, कुछ लोगों ने यहाँ पर वो कविताएं पढ़ी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी कही, तो बहुत अच्छा था। उनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। गुलामी के टाइम पर उन्होंने एक कविता लिखी थी। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग समय मिले तो एक छोटी सी कविता है, 15, 16, 20 लाइन की, उसको पढ़ें जो, और उसका नाम है आग की भीख। उसमें उन्होंने कई बातें लिखी हैं और अच्छी कविता है, रोंगटे हिला देने वाली कविता है, लेकिन उसमें कुछ सोचने का विषय भी था। और कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, भीख मांग रहा है। वो ईश्वर से वरदान मांगने के लिए जाता है, तो कहता है क्या चाहिए मुझे, कि तम वेदनी किरण का संधान मांगता हूं। तम अंधेरे को कहते हैं, जो तम को वेद सके, जो अंधेरे से थ्रू मुझे क्या कहते हैं हम लोग उसको, जिसको नाइट विजन जिसे दे सके, तो तम वेदनी किरण का संचार मांगता हूं, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूं। ये जो जड़ भाव है, जो कि आपको भ्रमित कर देते हैं, आपको उन दिशाओं में ले जाते हैं कि आप अपनी देश की, राष्ट्र की, मानवता की, समाज की जो सही दिशा है उसको छोड़कर आप निजी इंटरेस्ट की दिशा में चले जाते हैं, आप सेक्टेरियन इंटरेस्ट की दिशा में चले जाते हैं, पॉपुलैरिटी में चले जाते हैं। विष का सदा लहू में संचार मांगता हूं, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूं। तो दिनकर की वो जो ललकार थी कि प्यारे स्वदेश के हित, विष का सदा लहू में संचार मांगता हूं, तूफान मांगता हूं, विस्फोट मांगता हूं, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूं। आज का जो यौवन है, आज का जो यूथ है, वो अपने आप को समर्पित करे, पूर्ण रूप से ये सोचे कि मैं राष्ट्र हित में ही करूंगा। अगर मेरे छोटे मोटे इंटरेस्ट हो भी, चाहे कुछ हो, उनको मैं नजरअंदाज करूंगा, वो बात की बात है। अभी तो देश को बनाना है, ये वो समय है जो हम गंवा नहीं सकते। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इस देश के इतिहास में आई है, और मुझे आशा है कि हम लोग इसको कामयाब सिद्ध होंगे और अपना एक नया इतिहास बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।